तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 12 जुलाई और आज का एक वीडियो आ चुका है जो मैं आंसर राइटिंग करती हूँ मेंस के लिए, जिसमें हमने डीएमआई से डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप लोगों ने वो देख लिया होगा। और सेकंड वीडियो जो हमारा आता है मोस्टली वो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। कल संडे था तो कल भी मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो आज कल और आज की जो भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं हमारे आरएएस एग्ज़ाम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, वो हम डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। कल 11 जुलाई था और 11 जुलाई को बहुत बड़ा एक दिवस होता है, वो है विश्व जनसंख्या दिवस। बहुत बड़ा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से बात करती हूँ। एग्ज़ाम की दृष्टि से न जाने कितनी बार कितनी एग्ज़ामों में विश्व जनसंख्या दिवस या फिर 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये सब पूछा जाता है ना। तो इम्पोर्टेंट है अपने आप में, जिस तरह से 5 जून इम्पोर्टेंट है ना, जिस तरह से 1 मई इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसी तरह से 11 जुलाई भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है। तो 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कब से मनाया जाता है, पहले कब बनाया गया था, इस बार की थीम क्या थी, क्यों मनाया जाता है, ताकि हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाए। वापस से कभी विश्व जनसंख्या दिवस की बात आए तो हमारे सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हों। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और हर राष्ट्र में इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि आज दुनिया के हर विकासशील और विकसित दोनों तरह के देश जनसंख्या विस्फोट से चिंतित हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विकसित देशों में तो देखो कई जनसंख्या की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब तक तो मोस्टली देश जनसंख्या विस्फोट से ही चिंतित थे, लेकिन हमने चाइना को देखा, जापान को देखा, वो अपनी लो बर्थ रेट से चिंतित हैं अब, है ना। तो नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि से वो चिंतित हो रहे हैं, जबकि हमारे जैसे विकासशील देश, वैसे चाइना भी विकासशील देश ही कहलाता है लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हमारे जैसे जो विकासशील देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, विस्फोट हो रहा है जनसंख्या का, तो उससे हम चिंतित रहते हैं। ठीक है, मनाने की तिथि दोस्तों 11 जुलाई है। शुरुआत हुई थी 11 जुलाई 1987 को। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या दिवस की शुरुआत हुई थी 1987 में। उद्देश्य है अत्यधिक तेज गति से बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही यह दिवस मनाया जाता है। तो मनाने का उद्देश्य यही था दोस्तों कि जनसंख्या की जो अत्यधिक तीव्र गति है उसे रोकने के लिए लोगों में जागरूकता लाई जाए, यही इसका मनाने का एम था। चीन के बाद में भारत 1.2 अरब जनसंख्या के साथ विश्व में दूसरे नंबर पे है। तो दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चाइना और चाइना के पश्चात है इंडिया। हम कितने अरब हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार हम 121 अरब हो गए हैं। और अब मतलब 10 साल बाद जो जनगणना आती है 2021 में, वो डेटा आ जाते अब तक बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से जनगणना भी पोस्टपोन हो गई थी, तो शायद 2022 तक अब वो डेटा आ पाएंगे। तो अब तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो 1.2 अरब मतलब 121 अरब हम लोग पहले थे। तो दोस्तों विश्व में दूसरे नंबर पर हैं और एक अनुमान और विश्व के कई सारे समीकरणों के आधार पर 2030 तक हम चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ने वाले हैं और हम विश्व के सबसे ज़्यादा पॉपुलेस्ट कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि अगर भारत की जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो 2030 तक यह विश्व में प्रथम स्थान पर आ सकता है। और ये दोस्तों हमारे लिए कोई खुशखबरी नहीं है, चिंता का विषय है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी देश के लिए अच्छी नहीं है। हालांकि हमारे जैसे देश के लिए कम जनसंख्या भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या हमारे लिए एक धन जैसा काम करती है। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है तो संसाधनों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है ना। और बेरोजगारी जब बढ़ती है तो फिर यूथ है ना गलत दिशा में डाइवर्स हो जाता है। देखो पहले तो क्या होता है, शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती तो वो आगे जाके जॉब नहीं मिल पाती। अगर मतलब हम मीडियम क्लास वालों के हम बात करें तो एक अच्छी जॉब अपन को मिल जाती है तो अपनी लाइफ सेट हो जाती है, मतलब हम उसी में उलझे रहते हैं और हमारी ज़िंदगी उसी में कटती रहती है। ठीक है, लेकिन अगर हमें अच्छी जॉब नहीं मिल पाती तो हम क्या करेंगे, या तो घर का कोई बिजनेस है तो बहुत अच्छी है, नहीं है तो हम कोई प्राइवेट जॉब करेंगे। अगर हमने इंजीनियरिंग वगैरह ठीक ठाक पढ़ लिया, अगर वहाँ चल रही है लाइफ तो भी ठीक है। लेकिन अगर हमने पढ़ाई भी नहीं करी, फिर हमें जॉब भी नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे फिर। तो किसी किसी का तो दोस्तों ठीक है कि कम पढ़ने के बाद में भी किसी चीज़ में दिमाग चल गया, कोई बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, लेकिन
ज़्यादातर जो यूथ है वो फिर दोस्तों वैसा वाला यूथ जो कि पढ़ाई भी जिन्होंने नहीं करी और नौकरी मिलने का तो आगे सवाल ही नहीं है, तो फिर वो हमारा यूथ दिग्भ्रमित हो जाता है और कई तरह के क्रिमिनल फिर वहाँ से निकल के आते हैं, क्राइम्स होने लगते हैं, अलग अलग जो इलीगल एक्टिविटीज़ है दोस्तों उनमें वो जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो कानून की समझ होती है और ना ही उनके पास में अन्य कोई सोर्स होता है। और एक बार जब ऐसी चीज़ों की लत लग जाती है, मतलब इलीगल तरीके से पैसे कमाना एंड ऑल, तो फिर वो अच्छे से लत छूटती भी नहीं है ना। तो फिर हमारी जो जनसंख्या है, मतलब जो जनसंख्या है, अगर उसका हमारे पास प्रॉपर संसाधन नहीं है, मतलब एक माँ बाप के जैसे मान लो 2 चाइल्ड है, 2 चाइल्ड का अच्छे से पालन पोषण वो कर सकता है, लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है और एक मतलब कपल के अगर मान लो 6 या 7 चाइल्ड हैं, तो आप सोचो कि 2 चाइल्ड का पालन पोषण अच्छा होगा या 6-7 बच्चों का अच्छा होगा। अब अगर वो 6-7 बच्चे हैं तो ना तो उनकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी, ना उनको भोजन पानी अच्छे से मिल पाएगा, तो एक तरह से तो शारीरिक कई तरह की परेशानियाँ होंगी कि एनीमिया हो गया, कुपोषण हो गया, है ना। और दूसरी तरफ गरीबी हो जाएगी, तीसरी तरफ अशिक्षा हो जाएगी। फिर हो सकता है कि ये बच्चे बड़े होकर सही ट्रैक पे नहीं जा पाएँ और इलीगल गतिविधियों में पड़ जाए, है ना। तो फिर क्या होता है, जनसंख्या के नेगेटिव इफेक्ट आ गए ना, तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या होना भी सही नहीं है, क्योंकि संसाधनों की फिर कमी हो जाती है। अन्य जानकारी 11 जुलाई 2000 ये हमने पढ़ लिया, वो ये की बात है 1987 में, हाँ, विश्व की जनसंख्या की बात करें तो 5 अरब को पार कर गई थी जब 1987 में पहली बार हमने जनसंख्या दिवस मनाया था। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय किया था। तो हमसे कोई अगर पूछे कि 1987 से ही क्यों शुरू किया गया जनसंख्या दिवस मनाना, ऐसा क्या रीज़न था 1987 में, तो 1987 को दोस्तों हुआ ये था कि 5 अरब को पार कर गई थी विश्व की जनसंख्या। तो सबके दिमाग में और यूएनओ के दिमाग में विचार आया कि भाई ये चिंताजनक स्थिति है, जनसंख्या बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और इसे रोकना अब जरूरी है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का इसके बाद में निर्णय लिया गया। और इस साल विश्व जनसंख्या दिवस की थीम अगर देखें तो वो है, ऑब्वियसली दोस्तों इस साल के सारे थीम्स कोविड-19 महामारी से ही रिलेटेड आएंगे। तो कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कोविड-19 महामारी ऑन मतलब बर्थ, है ना, प्रजनन क्षमता पर प्रभाव हो जाता है। तो दोस्तों इस बार है ना, जब कोरोना की पिछली वेव आई थी तब डॉक्टर्स ने प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मना भी किया था, बिकॉज ऑफ दोस्तों बहुत नेगेटिव माहौल हो गया था। और जैसे कि एक चाइल्ड अगर पेट में होता है, मतलब प्रेग्नेंट वूमन होती है, तो बहुत हद तक उसे बहुत पॉजिटिव माहौल मिलना चाहिए, मतलब स्वास्थ्य की सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, अच्छा खाना पीना तो मिलना ही चाहिए, उसके साथ में आसपास का जो माहौल है वो भी बहुत पॉजिटिव मिलना चाहिए, हमेशा वो खुश रहनी चाहिए, उसके दिमाग में कभी कोई नेगेटिव बात नहीं आनी चाहिए। उससे क्या होता है, जो चाइल्ड पैदा होता है वो बहुत ही मतलब हम बोल सकते हैं एक स्वस्थ बच्चा और एक अच्छा बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन अगर माँ पहले से स्ट्रेस्ड है, आसपास रोज़, अब कोरोना में हम सबका दिमाग आप समझ सकते हो कि सबने अपने अपने घरों में चेंजेस देखे होंगे कोरोना में सबकी। मैं मेरे पर्सनल घर की भी बात करूँ तो दोस्तों सब में मतलब एक टाइम तक ठीक है, सब शुरू में सब सही था कि सब लोग एक जगह, फिर है ना रोज़ वही टीवी में खबर कोरोना के बढ़ते हुए मामले, और वही कोई आसपास में कभी किसी की डेथ हो रही है, कभी किसी की डेथ हो रही है, कभी कोई बीमार हो गया, कोई घर से बाहर नहीं जा पा रहा है बाहर, और मतलब एक तरह से इरिटेशन होने लग गई थी सबको। और ओब्वियसली आप सबके घरों में भी ऐसा ही माहौल होगा, तो वो बहुत ही नेगेटिव माहौल जब एक सामान्य इंसान के लिए इतना नेगेटिव हो गया था, तो सोचिए एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए वो कैसा माहौल हो सकता है। तो उस टाइम पे दोस्तों कि मतलब मना भी किया गया था प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। तो दोस्तों इसी के प्रति अब की बार जागरूकता लाने के लिए कि भाई प्रजनन क्षमता पर कोविड-19 महामारी का क्या प्रभाव हुआ है ना, तो ये सब इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए इस बार की थीम यही रखी गई है। यह साल विश्व स्तर पर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन व्यवहार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर अधिक प्रकाश डालने के लिए मनाया जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये आपको विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में 1987 से शुरू हुआ था, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1987 में विश्व की जनसंख्या जो थी वो 5 अरब को पार कर गई थी। तो चिंताजनक स्थिति के चक्कर में इंडिया विश्व में दूसरे नंबर पे है और चाइना फर्स्ट नंबर पे है। 2030 तक हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे जनसंख्या के मामले में। और थीम इस बार है कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। तो आई होप कि दोस्तों जनसंख्या दिवस में से अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर तो क्या
यही पूछा जाएगा वर्ल्ड जनसंख्या दिवस से। तो कि मतलब अगर मेरा पढ़ाने का मकसद यही होता है कि अगर हमने जनसंख्या दिवस पढ़ लिया तो अब ये नहीं है कि मैंने जनसंख्या दिवस बता दिया 11 जुलाई एंड चलिए भाई साहब आगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आजकल आप प्री का भी पेपर उठा के देखोगे तो क्वेश्चन होता है एक, और जनसंख्या दिवस के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, फिर हमको देंगे ABCD 4 कथन, और 4 कथन ही नहीं देंगे, उसके साथ ही नीचे देंगे निम्न में से A सही है, A और B सही है, ABC सही है, और ABC और D चारों सही हैं। तो हमें 5 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे सामने, वो 5 क्वेश्चन हमें आने चाहिए, है ना। तो उसके आसपास का सारा नॉलेज हमें होना चाहिए। इसलिए मेरा यही एम रहता है कि हम जो भी क्वेश्चन, चाहे 5 क्वेश्चन दिन के पढ़ रहे हैं, काफ़ी है, मैं इतना बता रही हूँ, काफ़ी है। क्योंकि मुझे खुद को ऐसा समझ में आता है कि मैं मतलब इतने दिन से करंट पढ़ रही हूँ, और मैं जब करंट पढ़ती थी ना, मतलब मेरे मेंस के लिए, प्री के लिए, तो मैं मतलब इतनी न्यूज़, आप सोच रहे होगा कि मैं बहुत सारी न्यूज़ लिख लेती थी। जैसे मैं भी किसी एक लेक्चर को फॉलो कर रही थी, तो मैं दिन के 5 या 4 इतने ही क्वेश्चन बन पाते हैं, सारी न्यूज़ हमारे लिखने लायक होती भी नहीं है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया, SI का पेपर दिया है ना, इनमें करंट आई थी और बहुत सारी, और RS प्री में तो जैसे आई थी, तो बहुत सारी करंट आती है। तो मुझे ऐसे मानिए कि बहुत कम क्वेश्चन थे जो ऐसे लग रहा था कि ये तो यार ये कौन सा करंट का क्वेश्चन आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं कभी। क्योंकि बहुत सारे, अगर हम डेली टच में है ना दोस्तों, मैं आपको बस एक ही बात बोलूँगी, आप ये मत सोचो कि 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, या फिर कोई प्रतियोगिता दर्पण ले आएंगे उसमें से पढ़ लेंगे 1 महीने पहले। आप चाहे किसी भी चैनल से पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए करंट। चाहे आप खुद अपना एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसको फॉलो करिए। अगर आपको अच्छी खासी न्यूज़ कवर करनी आती है तो आप खुद से भी 5 क्वेश्चन किसी भी न्यूज़पेपर में से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेली पढ़िए, और डेली पढ़ने का फ़ायदा ये होगा, आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खुद ही न्यूज़ रिवाइज होती रहती है, इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। एक बार मतलब 7 दिन में एक बार उन पन्नों को पलट के देख लीजिए जो पिछले 6 दिन में आपको लिखे हैं, और यकीन मानिए कि आपके मतलब जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होती है ना, उसमें 5-6 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा सही होंगे और बच्चों के मुकाबले, अगर आप करंट से अपडेट हो तो। और मेंस में तो मैं आपको बताती हूँ करंट का आप किस तरह से उपयोग कर सकते हो। और मैं हमेशा मतलब आंसर राइटिंग में मैं जितनी कोशिश करती हूँ, हर एक क्वेश्चन को करंट से अपडेट करने के साथ ही आपको तैयार करवाती हूँ। क्योंकि मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, चाहे हिस्ट्री को तो छोड़ दो, चाहे पॉलिटी से पूछे, चाहे ज्योग्राफी से पूछे, चाहे इकोनॉमिक्स से पूछे, चाहे पवेड से पूछे, जो करंट से रिलेट करके ही उनको पूछते हैं। और वो हमसे एक्सपेक्ट भी ऐसे ही करते हैं कि हम किताबी थ्योरी ना लिखें, हम ऐसे एग्जाम्पल उनके सामने प्रस्तुत करें जो कि लाइव लगे उनको, है ना, करंट से अपडेटेड हो। इसलिए मैं आपको बताती हूँ, हमेशा थोड़ा सा करंट पे ध्यान देके ज़्यादा चलिएगा, ठीक है। अब दूसरी खबर थी दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की तीसरी महिला बन गई हैं मतलब। तो आंध्र प्रदेश, इनका नाम क्या है और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। किस मिशन के तहत जा रही हैं ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्री में पूछ लिए जाते हैं। और अभी जिनका इंटरव्यू होने वाला है, मतलब आज RS के इंटरव्यू तो कल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन भविष्य में जो मतलब AEN के FSO के जितने भी इंटरव्यू होने वाले हैं, उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि ऐसी चीज़ें कई बार फैक्चुअल पूछ ली जाती हैं। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जन्मी शिरीषा बांडला, नाम है इनका शिरीषा बांडला, 34 ईयर्स की हैं। रविवार को वर्जिन गैलेक्टिस कंपनी के अभियान के तहत अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगी। तो दोस्तों ये रविवार को कल मतलब रवाना हो चुकी हैं। इनका नाम है शिरीषा बांडला, रहने वाली है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, मतलब जन्म हुआ है, अभी तो अमेरिका की है। और ये कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिस कंपनी, है ना। इनका अभियान है जो अंतरिक्ष में जा रहा है, और इस अभियान के तहत, इनका अभियान का नाम भी याद रखिएगा, बस वर्जिन ही याद रख लीजिएगा, ताकि प्री में अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आपको मतलब क्लिक हो जाए कि हाँ ऐसा ही नाम था उसका, ठीक है। तो इस अभियान के तहत रवाना होंगी। यह 6 सदस्यीय उस अंतरिक्ष यात्री दल का हिस्सा है जो गैलेक्टिस के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन के नेतृत्व में न्यू मैक्सिको से रवाना होगा। यात्रा से पूर्व उन्होंने अपने ट्वीट में शिरीषा ने खुद के यूनिटी 22 अभियान का हिस्सा होने पर गौरवान्वित महसूस किया। कंपनी का नाम है दोस्तों वर्जिन करके, और अभियान का नाम है यूनिटी 22, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जाने वाली का नाम है शिरीषा बांडला, रहने वाली थी मूल रूप से आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो गौरवान्वित महसूस करने की बात लिखी। शिरीषा अंतरिक्ष यात्री के तौर पर उड़ान के दौरान होने वाले अनुभवों पर शोध करेंगी। वो जा क्यों रही हैं कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान किस तरह के एक्सपीरियंस उन लोगों को होते हैं, है ना, इस पे उन्हें शोध करना है, तो इस पे शोध करेंगी। अंतरिक्ष में जाने वाली वह भारतीय मूल की तीसरी महिला होंगी और भारत में जन्मी हुई दूसरी महिला होंगी। आई थिंक दोस्तों कल्पना चावला तो भारत में जन्मी थी, शायद सुनीता विलियम्स का जन्म भी भारत से बाहर ही हुआ था, ठीक है।
तो भारतीय मूल की तीसरी महिला, भारतीय मूल की क्यों लिख रहे हैं, मतलब वो इनका जन्म तो भारत में हुआ था, है ना, ओरिजिनली ये भारत की हैं, लेकिन फिलहाल इनके पास में भारत की नागरिकता नहीं है, ये किसी और देश के नागरिक हैं। जी हाँ दोस्तों, कल्पना चावला भी जब एक्सपायर हुई थी तो उनके पास में भारत की नागरिकता नहीं थी, लेकिन शायद जब उनके मतलब बॉडी पार्ट्स आए थे, जब उनका निधन हो गया था, तो उन बॉडी पार्ट्स को इंडिया लाके, फिर जहाँ तक मुझे स्टोरी याद आ रही है, इंडिया लाके और फिर उनको इंडियन नागरिकता दिलवा के उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया गया था। आई थिंक ऐसा ही हुआ था। और दोस्तों सुनीता विलियम्स दूसरी महिला है हमारी इंडिया की, तो वो भी भारतीय मूल की थी, कल्पना चावला भी भारतीय मूल की थी, लेकिन दोनों मतलब अभी जैसे सुनीता विलियम्स अभी नहीं है इंडिया की, मतलब अभी मतलब उन्होंने भी अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, और सेम कल्पना चावला ने भी, और इनका तो सिर्फ जन्म हुआ था, ये वहीं रहती है शिरीषा, तो ठीक है। तो सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला दो पहले अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। अगर शिरीषा की बात करें तो फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ी शिरीषा को मानवीय संवेदनाओं पर शोध करने का अनुभव हासिल है। पहले से वो ह्यूमन इमोशंस पे शोध कर चुकी है। पर्यटन के लिए अंतरिक्ष का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से हो रही इस यात्रा में मानव मन मस्तिष्क पर होने वाले असर पर शोध किया जाएगा, कि अगर मानव को अंतरिक्ष का पर्यटन करवाया जाता है तो उसके मस्तिष्क पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है ना, किस तरह की संवेदनाएं उसके मन में उत्पन्न होंगी, तो इस चीज़ पे दोस्तों शोध करने के लिए वो जा रही हैं। शिरीषा वर्जिन गैलेक्टिस से इसी साल जनवरी में जुड़ी थी, मतलब इस कंपनी से, और उसके बाद में उन्हें अंतरिक्ष यात्रा का प्रस्ताव मिला। शिरीषा ने अंतरिक्ष में जाने का सपना बचपन में देखा था, लेकिन उनकी आँखों के कमज़ोर होने की वजह से उस दिशा में विज्ञान के जरिए वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो दोस्तों वैसे वो सिंपल पढ़ाई कर रही थी, मतलब कि उन्होंने तो मतलब फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में मानव मस्तिष्क मन पे, ह्यूमन इमोशंस पे वो शोध कर रही थी। तो इस कंपनी से वो पिछले साल ही जुड़ी थी, और इस कंपनी को ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए था जो ह्यूमन इमोशंस को समझ सके, लेकिन इनको अंतरिक्ष में जाने पर ह्यूमन में कैसे इमोशंस पैदा होंगे इन पर शोध करने के लिए चाहिए था। मतलब शिरीषा अलग फील्ड से थी, लेकिन देखो किस्मत किधर की किधर ले जाती है, और इन्हें अब अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल रहा है। शिरीषा वांटला का जन्म आंध्र प्रदेश के चिराला में हुआ था। 4 साल की उम्र में माता पिता के साथ अमेरिका चली गई थी। ह्यूस्टन के दौरान शिरीषा ने स्पेस में दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने देखा कैसे लोग अंतरिक्ष यात्री बनते हैं, और उसके बाद उन्होंने भी इस दिशा में अपना करियर बनाने की ठान ली। रिपोर्ट के मुताबिक शिरीषा हमारे जो अंतरिक्ष यात्री थे, भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने सबसे पहले भारत से अंतरिक्ष में यात्रा की थी, वो थे राकेश शर्मा, और इनसे काफ़ी प्रभावित है। उन्होंने अपने मतलब वक्तव्य में बोला है कि राकेश शर्मा जी से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा, प्री में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्ल एडवर्ड राइस ये चर्चा में है, तो ये पर्सनैलिटी कौन है, क्यों चर्चा में है ना। तो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया के पर्सन्स की बहुत चर्चा होती है, तो हम भी पढ़ लेते हैं इनके बारे में क्यों चर्चा में है। तो न्यूजीलैंड के मशहूर यूट्यूबर कार्ल एडवर्ड राइस उर्फ कार्ल रॉक को केंद्र सरकार की तरफ से ब्लैक लिस्ट किए जाने के फैसले के खिलाफ उनकी पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। तो दोस्तों ये एक न्यूजीलैंड के यूट्यूबर है, ठीक है, और इनका विवाह हुआ है भारत की मतलब हमारी इंडियन पर्सनैलिटी से, और उनके वाइफ है दिल्ली की रहने वाली उनकी वाइफ है, ठीक है। और उनको हमारी केंद्र सरकार जो है, भारतीय केंद्र सरकार, उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है कार्ल रॉक को, है ना। वो क्यों कर दिया है, तो इनको ब्लैक लिस्ट करने पर जो उनकी वाइफ है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करी है। कार्ल एडवर्ड की पत्नी ने वकील फुजैल अयूबी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने दाखिल याचिका में उन्होंने कहा है कि कार्ल एडवर्ड वर्ष 2013 से भारत आ रहे हैं, उनके पास न्यूजीलैंड और भारत दोनों की नागरिकता है। मतलब 2013 से वो भारत आते जाते रहे हैं, और 2013 से ही उनके पास में दोनों देशों की नागरिकता है। मतलब वैसे नागरिकता नहीं होगी, वो जो NRI वाली नागरिकता इंडिया की मिल जाती है वो वाली होगी, ठीक है। वैसे तो अगर इंडियन सिटीजन कोई है और वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है उसकी, लेकिन अलग अलग तरह की नागरिकताएं मिलती है, तो कोई अलग तरह की नागरिकता उनके पास होगी। साथ ही अर्जी में उन्होंने यह भी कहा कि कार्ल एडवर्ड ने भारत के सभी कानूनों का पालन भी किया है, उनके पास में X2 वीज़ा भी है। कोर्ट में दाखिल याचिका में यह कहा गया है कि कार्ल एडवर्ड को ब्लैक लिस्ट करने से पहले सरकार ने उनसे बात भी नहीं की।
उनको केवल मौखिक रूप से ब्लैक लिस्ट करने की जानकारी दी गई। तो उनकी पत्नी ने ये सारी बातें कही हैं कि भाई उनके पास में इंडिया की X2 नागरिकता है, वो भारत में अच्छा काम भी कर रहे हैं, 2013 से आते जाते भी रहे हैं। केंद्र सरकार ने उनको कोई लिखित में ऐसा वार्न भी नहीं किया था, डायरेक्ट उनको मौखिक रूप से इस चीज़ की जानकारी दे दी गई। ठीक है। तो न्यूजीलैंड के नागरिक और मशहूर यूट्यूबर कॉल एडवर्ड ने भारत सरकार पर बिना कोई कारण बताए देश में प्रवेश देने पर मना करने के आरोप लगाए हैं, और उसके चलते उन्होंने कहा है कि वे अपनी पत्नी से मतलब इस वजह से अलग रह रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो इंडियन है। तो कॉल ने आरोप लगाया कि बिना किसी रीज़न से ही भारत ने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ठीक है, ये तो कार्ल के आरोप है। अब इंडियन गृह मंत्रालय ने क्या कहा है इस बारे में, तो वहीं गृह मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने को लेकर यूट्यूबर कॉल एडवर्ड राइस को आने की अनुमति नहीं दी गई है। हमारा गृह मंत्रालय कह रहा है कि वीज़ा की शर्तों का उन्होंने पालन नहीं किया है। उन्होंने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन से इस बारे में अपील की है। तो बिकॉज ऑफ वो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, तो मतलब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से भी इस बारे में बात की गई है। इसके अलावा उन्होंने जन समर्थन जुटाने के लिए ऑनलाइन याचिका भी शुरू कर दी है। कॉल ने खुद के कंटेंट क्रिएटर होने का दावा करने वाले राइस ने ट्विटर पर अपनी एक स्टोरी का एक वीडियो शेयर करते हुए आई एम कॉल्ड रॉक हैंडल से ट्वीट किया है कि प्रिय जेसिंडा अर्डन, भारत सरकार ने मुझे भारत में प्रवेश करने से रोककर मुझे दिल्ली में रह रही अपनी पत्नी और परिवार से अलग कर दिया है। उन्होंने कारण बताए बगैर मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, तो राइस कह रहे हैं, राइस ने दावा किया है कि उनकी पत्नी मनीषा मलिक हरियाणा से हैं और उनका वर्ष 2019 में शादी हुई थी, और उन्होंने यह भी दावा किया है कि पिछले साल कोरोना वायरस से वो संक्रमित हो गए थे, और उससे उभरने के बाद में उन्होंने संक्रमितों के मदद के लिए दिल्ली में कई बार प्लाज्मा भी दान किया है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मैं इंडिया में अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने इंडियन सरकार के विरुद्ध ऐसा कोई भी काम नहीं किया, बट इंडियन सरकार साजिश करके मुझे इंडिया में आने से रोक रही है, मुझे मेरी पत्नी से अलग कर रही है। तो हमारे केंद्रीय मंत्रालय ने तो वही कहा है कि वीज़ा के नियमों और शर्तों का उल्लंघन इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, वही सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। ठीक है, तो अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें पर्यटन वीज़ा पर कारोबारी गतिविधियां करते और अन्य वीज़ा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। मतलब उनके पास में वीज़ा तो है पर्यटन वाला, लेकिन इसके साथ वे कारोबारी गतिविधियां करते हैं, तो ये गलत है। कारोबार करने के लिए अलग तरह का वीज़ा चाहिए, पर्यटन के लिए अलग तरह का वीज़ा चाहिए। तो दोस्तों ये चर्चा में थे, और इनका जो ये मतलब इन्होंने जो अपना वीडियो डाला है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और इवन इन्होंने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर तक अपील की है, साथ ही ट्विटर पर एक अभियान चला दिया है। तो कई बार ऐसी पर्सनैलिटी मतलब मेंस में तो मतलब प्री में तो नहीं पूछी जाएंगे, लेकिन अभी जिनके इंटरव्यू है हो सकता है उनसे इनके बारे में पूछ लिया जाए कि भाई ये कौन है, क्यों चर्चा में है। क्योंकि मुझसे ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ में पूछे गए थे, तो हमें हर तरह से तैयारी करके चलनी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4, यूपी की जनसंख्या नीति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको पता होगा कि कल जनसंख्या दिवस के दिन यूपी ने अपनी नई जनसंख्या नीति लॉन्च करी है। तो जो पेपर में न्यूज़ आई थी वो तो मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। प्लस यूपी हमारा मतलब पहला ही स्टेट मानो जिसने मतलब अभी जो मतलब यूपी देखो, एक तो मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, हमारा पड़ोसी राज्य भी है, और यूपी में कुछ भी होता है तो वो मतलब इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला स्टेट है, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा, मतलब क्षेत्रफल में तो राजस्थान है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो ये वाली जनसंख्या नीति जो है ना, यूनिक जो चीज़ें होती है ना, वो अपन को थोड़ी सी मतलब डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो इस पर मैं क्वेश्चन भी बना दूंगी कि भाई क्या जनसंख्या नीति है, क्यों जनसंख्या नीति लॉन्च की गई है, और इसमें क्या क्या चीज़ें की गई हैं। तो मैं 100 शब्दों का क्वेश्चन भी बना दूंगी, हो सकता है हमारे मेंस में पूछ लिया जाए। कई बार पूछ ली जाती है आसपास के स्टेट्स के क्वेश्चन भी, तो हो सकता है हमें पूछ लिया जाए। तो आज तो हम डिस्कस कर लेते हैं जो पेपर में लिखा हुआ था, वहाँ से ये खबर ली है। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 और 30, जनसंख्या नीति कहाँ से कहाँ तक चलेगी 2021 से लेकर 30 तक जारी की है। विश्व जनसंख्या दिवस पर हुए इस कार्यक्रम में योगी ने कहा कि समय समय पर इस पर चिंता भी जताई गई कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यूपी में जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा है। पिछले दशकों से इसकी वर्ष में कई बार चर्चा हुई है। जिन देशों और राज्यों ने इसके लिए प्रयास किए हैं वहाँ सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिले हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ जी का बयान था, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लो कि पेपर में दिया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और इस दौरान जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का भी उद्घाटन किया गया था।
तो दोस्तों ये जो नीति है ये 2021 और 30 के लिए प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना। इसमें क्या क्या करेंगे कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलता है, मतलब हमेशा से चल रहा है इंडिया में, तो उसके तहत जो गर्भ निरोधक उपाय हैं उनकी सुलभता करेंगे लोगों के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज़ करें। सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था करवाना। कई बार क्या होता है कि मतलब कपल बच्चा पैदा नहीं करना चाहता है, लेकिन दोस्तों जो गर्भपात है वो इजीली नहीं करवा पाते हैं, और कई बार गर्भपात की वजह से माँ की भी मृत्यु हो जाती है। तो गर्भपात के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया जाए, ऐसी कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर। तो कई लोग तो इसलिए बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं क्योंकि उनको पता है कि 5-6 पैदा करेंगे, उनमें से 2-3 तो मतलब बर्थ के टाइम पे ही एक्सपायर हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ फैसिलिटी कम है वहाँ पे, है ना। तो नवजात मतलब ऐसी उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं ताकि ना तो नवजात की मृत्यु हो और ना ही माता की मृत्यु हो। इसके अलावा नपुंसकता या बांझपन की समस्या का समाधान कराते हुए, तो नपुंसकता की जो समस्या उसका भी समाधान उपलब्ध करवाएंगे, है ना। इन सब उपाय अपनाते हुए वो जनसंख्या में स्थिरता लाने के प्रयास भी किए जाएंगे। इस नीति का उद्देश्य 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन। तो नीति के उद्देश्य जो उन्होंने बताए हैं वो बताए हैं 11 से लेकर 19 वर्ष तक के किशोर जो हैं उनका पोषण किया जाए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर प्रबंधन किया जाए, और बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था भी की जाए। ये सब कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत भावनाओं के अनुरूप नवजातों, किशोरों, वृद्धजनों की डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था भी की जाएगी। और नई नीति तैयार करते हुए सभी समुदायों में जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखना, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं और समुचित माता और मातृत्व शिशु पोषण के माध्यम से न्यूनतम स्तर तक जनसंख्या लाने का प्रयास वो लोग करेंगे। तो दोस्तों यही सारे टॉपिक्स हैं। वैसे इसमें छोटे छोटे लाइन्स में लिखे गए, इन्हें ही हम पॉइंट बना देंगे कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं। मैं आपको मतलब क्वेश्चन शेयर कर दूंगी मैं आपके साथ में कि किस तरह से इन्हें, अगर बाय द वे हमारे क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से इन्हें 50 या 100 वर्ड्स में लिखना है। तो यही सारे पॉइंट्स थे। वैसे तो जहाँ से मैंने लिया है वहाँ पर यही सारे पॉइंट्स थे, इनको ही हम थोड़ा एक एक लाइन में लिख लेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुई है, आने वाले 10 सालों तक रहेगी, तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दोस्तों बुवाइन कोरोना वायरस आया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंसानों के बाद अब घरेलू जानवरों में भी कोरोना वायरस मिलने का मामला सामने आया है। हरियाणा के हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के एनिमल बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने अपने शोध में बुवाइन कोरोना वायरस मतलब पशुओं में कोरोना वायरस खोजा है। कोरोना प्रजाति का यह वायरस कटड़े में पाया गया है। कटड़ा क्या होता है? भैंस का जो छोटा बच्चा होता है उन्हें कटड़ा बोलते हैं। विज्ञानियों ने लॉकडाउन से पहले प्रदेश भर में कटड़ों के 250 से अधिक नमूने लिए थे, लेकिन इनमें से कई सैंपल पॉजिटिव निकले हैं। मतलब अब पशुओं में भी कोरोना वायरस फैल रहा है। इसमें से 5 संक्रमित नमूनों को लैब में विकसित कर सीक्वेंसिंग की गई, तो उनके बारे में जाना गया। यह इसलिए भी किया जा गया था क्योंकि वायरस अलग अलग जानवरों में दाखिल होने की प्रवृत्ति रखता है। इस शोध को आगे बढ़ाने पर पता चला कि यह बुवाइन कोरोना है ना। बुवाइन कोरोना ऊँट से कटड़े में आया है, तो यह बुवाइन कोरोना है और यह ऊँट के माध्यम से उस जो भैंस के बच्चे में आया है। यह विशेष तौर पर कटड़े को भी अपना शिकार बनाता है, ठीक है। वायरस की यह प्रकृति होती है कि वह म्यूटेट होता रहता है, यानी बड़े पशुओं से इंसानों में भी जा सकता है। हालांकि कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रजातियों में पहुंचकर आगे बढ़ सकता है। खास बात यह है कि यह पालतू पशु है और ऐसे में इंसानों के काफ़ी करीब यह रहते हैं, और यह म्यूटेंट होकर इंसानों में पहुंचा तो इंसानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा जाता है। तो दोस्तों हमारे जो पालतू पशु हैं उनमें इंसान के माध्यम से भी चला जाता है, और कई बार पशुओं के माध्यम से इंसानों में भी वायरस आ जाता है। तो यही डर है कि जो बुवाइन वायरस है, क्योंकि भैंस जो है पालतू पशु है, तो यह इंसानों में ना पहुँचे यह वायरस। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी विभाग की वरिष्ठ विज्ञानी मीनाक्षी बताती है कि आने वाले 10 वर्षों में इंसानों में जो बीमारियां आएंगी वह पशुओं में भी आने की संभावना है। ऑब्वियसली दोस्तों कि जैसे कि अब कोरोना वायरस पहले इंसानों में आया था, अब पशुओं में जा रहा है। बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो इंसान में अलग तरह से काम करते हैं और वो पशुओं में जाके म्यूटेंट होकर अलग तरह से काम करते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही पशुओं से, जैसे मुर्गी से हमारे आ जाता है ना, ऐसे ही पशुओं से इंसानों में भी आने की, ऐसे अगले 10 सालों में ऐसी बीमारियां और आएंगी। कोरोना वायरस, इसका खतरा अभी तक टला नहीं है। ऐसे में कई वायरस हैं जो जानवरों में मौजूद है और म्यूटेशन के माध्यम से वो नया रूप ले सकते हैं, क्योंकि कई तरह के वायरस जानवरों में ऑलरेडी मौजूद है, और अगर इस माध्यम से वो इंसानों में आए तो म्यूटेट होकर अलग रूप ले सकते हैं। इसकी सर्विलांस
नेटवर्क स्तर पर होनी चाहिए। इसके साथ ही एकल स्वास्थ्य मिशन पर भी जोर देना होगा। अगर हम इसके थोड़े से लक्षण देखें बोवाइन कोरोना के, तो कटड़े में दस्त हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, वह मर भी सकता है। इसके साथ ही यह वायरस बड़े पशुओं में भी और घर के सदस्यों को भी संक्रमित कर सकता है, क्योंकि यह पशुओं के मलमूत्र, दूध और मांस के जरिए इंसानों में पहुंच सकता है। तो आप समझ रहे हो कितना खतरनाक है, क्योंकि अगर भैंस होगी तो उसका मलमूत्र भी लोग हाथों से उठाते हैं, दूध उसका हम पीते ही हैं, उसका मांस कितने लोग खाते हैं, तो उसके माध्यम से इंसानों में पहुंच सकता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि SARS-CoV-2 में भी शुरुआत में कई लोगों को दस्त हुए थे। विज्ञानी यह वायरस का उपचार भी नैनो फॉर्मुलेशन से खोज रहे हैं। इस पर काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। पशुओं में इस फॉर्मुलेशन से उपचार किया जा सकता है। अगर हम बात करें जूनोसिस होता क्या है, तो विश्व में कई प्रकार के पशुजन्य रोग, जिन्हें जूनोसिस बोलते हैं, जो पशुओं से शुरू होते हैं और पालतू और वन्य प्राणियों में मनुष्य या फिर मनुष्य से पशुओं में संक्रमित हो सकते हैं। तो दोस्तों वो रोग जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में दोनों में आपस में संक्रमित हो सकते हैं, उन्हें जूनोसिस बोलते हैं। लाइक टीबी हो गया, रेबीज हो गया, प्लेग, टिटनेस, डेंगू, इबोला, है ना, ब्रेसिलिसोस और एंथ्रेमस, बर्ड फ्लू, ग्लैंडर्स और क्यू फीवर, ये सब ऐसे रोग हैं जिन्हें जूनोसिस रोग बोलते हैं, जो मनुष्य से पशुओं में भी जा सकते हैं और अगर पशु में हो तो मनुष्य में भी आ सकते हैं। तो कई बार ये जेनेटिक बीमारियां पूछ ली जाती हैं कि जेनेटिक बीमारियां किसे कहते हैं और निम्न में से कौन सी जेनेटिक बीमारी है, कौन सी नहीं है। तो दोस्तों अभी कोरोना वायरस के भी ऐसे ही लक्षण लग रहे हैं कि यह भी जेनेटिक है, जो पशुओं से इंसानों में भी आ सकती है। एक दोस्तों आज ही हमारी एक जो न्यायविद हैं उनको यह पुरस्कार मिला है, रूथ बेडर गिन्सबर्ग मेडल ऑफ द ऑनर। तो अगर किसी भारतीय पर्सन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहला पुरस्कार प्राप्त होता है जो आज से पहले किसी भी भारतीय को नहीं मिला हो, तो वह जरूर प्री में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस पुरस्कार का नाम है रूथ बेडर गिन्सबर्ग मेडल ऑफ द ऑनर। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं सुजाता मनोहर, उन 8 प्रतिष्ठित न्यायविदों और नेताओं में शामिल है जिन्हें रूथ गिन्सबर्ग मेडल ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों वर्ल्ड जूरी न्याय के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा स्थापित इस साल पहली बार यह प्रस्तुत किया गया रूथ बेडर गिन्सबर्ग मेडल ऑफ ऑनर उन प्रेरक न्यायविदों को मान्यता देता है जिन्होंने कानून के शासन की रक्षा और मजबूती के लिए संघर्ष किया और लैंगिक समानता में समाज की प्रगति को समेकित किया। मतलब जिन्होंने कानून के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, लैंगिक समानता और न्याय की रक्षा के लिए कार्य किया है, उनको दिया जाता है। तो दोस्तों गिन्सबर्ग जो थी वो स्वयं एक महिला थी, मतलब और 1993 में उनका जन्म हुआ था, 2020 में उनकी मृत्यु हुई थी और अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त करने वाली दूसरी महिला थी और उन्हीं की पुण्य स्मृति में यह पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने अपने कानूनी करियर का अधिकांश समय महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए काम किया था। तो गिन्सबर्ग खुद एक न्यायविद थी और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया, तो उनके मृत्यु के बाद यह पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ है। तो हमारी जो इसका नाम लिखा था ना मैंने, हाँ, सुजाता मनोहर इनका नाम है। तो हमारे देश के सुजाता मनोहर जी को यह पुरस्कार मिला है, जो पूर्व जज रही है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, है ना, और मुंबई हाई कोर्ट की पहली महिला जज रही हैं। ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट में तो पहली महिला जज है और सुप्रीम कोर्ट में दूसरी महिला जज है। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइएंगे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। बहुत सुर्खियों में रही हैं और कई बार इनसे पर्सन बन भी चुका है। तो आप बताइएगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, क्योंकि दूसरी महिला जज सुजाता मनोहर है। और सुजाता मनोहर 1994 से 1999 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। पदोन्नति में उन्होंने केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। तो बस आपको ये याद रखना है पुरस्कार किसे मिला था, ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ना। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर दोस्तों सही में अच्छे लग रहे हैं और मददगार हो रहे हैं अगर आपके एग्जाम्स के लिए, तो मेरी भी मेहनत को अप्रिशिएशन कर दिया करो। बहुत टाइम लगता है यार एक वीडियो बनाने में और आप लोगों के व्यूज़ और कमेंट्स नहीं आते तो बुरा भी लगता है। फिर भी मुझे लगता है यार कोई बात नहीं, अपन को अपना काम करना चाहिए। तो मुझे जितना टाइम मिल पाता है मैं मतलब लगातार काम कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ी सी अप्रिशिएशन लाइक्स, कमेंट्स और शेयर के द्वारा कर दिया कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।